नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 में चल संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो पहले दो एपिसोड में हमने चोरी और छिनैती के बारे में बात की। ये दोनों अपराध, इन दोनों अपराधों के कारकों के बारे में बात की। इन दोनों अपराधों के गठन करने वाले मुख्य कारकों को हमने विश्लेषित किया अपनी चर्चा और परिचर्चा के दौरान। इसमें सजा कैसे होती है, इनका विचारण किस न्यायालय के द्वारा होता है, इन सभी परिस्थितियों पर हमने गौर किया और उचित रूप से विचार विमर्श किया। आज के एपिसोड में हम इन्हीं के और भी परिष्कृत रूप एक्सटॉर्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सटॉर्शन यानी जिसे हिंदी में हम जबरी वसूली कहते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जब रॉबर्ट फोन करके कहता है, किशन लाल, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर तुमने काली पहाड़ी के नीचे 2 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हारे बेटे को अपाहिज बनाकर उसी काली पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा। और इसके अलावा भी बहुत तरीके से जबरिया वसूली की जाती है। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में आपने पढ़ा होगा और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको इस प्रकार के अपराध से रूबरू होने का मौका मिला होगा। तो आइए देखते हैं कि एक्सटॉर्शन होता क्या है, ये जबरी वसूली का अपराध कैसे पूरा होता है। एक्सटॉर्शन को चोरी और छिनैती की ही तरह भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 में वर्णित किया गया है, यानी कि इसका परिभाषा दिया गया है और इस अपराध के गठन करने वाले कारकों को समझाया गया है और इस अपराध से के लिए दिए जाने वाले दंड को भी समझाया गया है, उसको प्रावधानित किया गया है। तो चोरी जो होती है वो धारा 378 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। छिनैती जो होती है वो धारा 379 अ के अंतर्गत परिभाषित की गई है और जो एक्सटॉर्शन है, जो जबरिया वसूली है, उसको धारा 383 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब देखिए, गौर से सुनिए कि धारा 383 कहती क्या है। यदि कोई व्यक्ति साशयपूर्ण यानी कि इंटेंशनली किसी अन्य व्यक्ति को उसे क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर किसी संपत्ति को देने का या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को देने का या किसी कोरे कागज पर या किसी कागज पर अपना हस्ताक्षर और सील करके जिसे बाद में मूल्यवान प्रतिभू यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बदला जा सकता है, उसे अपने कब्जे में देने के लिए बेईमानी पूर्वक तरीके से बाध्य करता है, तो ये कार्य छिनैती और चोरी के परिष्कृत रूप जबरिया वसूली का अपराध कहलाता है। तो मित्रों, 383 की परिभाषा स्वयं इसके कारकों को बता देती है। जैसे परिभाषा पर एक बार और गौर कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति साशयपूर्ण तरीके से, यानी कि पहला जो कारक हुआ इंटेंशन, यानी कि इंटेंशनली किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने, यहाँ पे चल संपत्ति की बात हो रही है क्योंकि चल संपत्ति को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कोई अपराधी, मान लो कोई अपराधी किसी अन्य व्यक्ति को साशयपूर्ण तरीके से यानी इंटेंशनली कोई संपत्ति देने के लिए या कोई मूल्यवान सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए या किसी कोरे कागज पर या किसी कागज पर हस्ताक्षर करके उसे सील बंद करके खुद को सौंपने के लिए बाध्य करता है,
बेईमानीपूर्ण तरीके से, तो ये अपराध एक्सटॉर्शन या जबरिया वसूली का अपराध कहलाता है। जैसे अब इसमें देख लीजिए अवयव क्या क्या है, फैक्टर्स कौन कौन है। पहला फैक्टर, ये कार्य इंटेंशनली किया जाता है, साहसपूर्ण तरीके से। दूसरा, संबंधित व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय दिखाया जाता है। क्षति भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अंतर्गत परिभाषित की गई है, जिसमें क्षति मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है और आर्थिक हो सकती है। इसके अलावा रेपुटेशन और गुडविल को होने वाली क्षति भी क्षति यानी इंजुरी के रूप में देखी जाती है। तो पहला क्या हुआ, इंटेंशनली। दूसरा, संबंधित व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय दिखाना, 2 हो गए। तीसरा भय दिखाकर चल संपत्ति को देने के लिए या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को देने के लिए, मूल्यवान प्रतिभू वो देने के लिए, या किसी कागज पर, कोरा कागज हो सकता है या पहले से लिखा हुआ कुछ कागज हो सकता है, हस्ताक्षर करके सील बंद करके उसे सौंपने के लिए। चौथा, बेईमानीपूर्ण तरीके से बाध्य करता है। तो ये चारों कारक मिलकर एक्सटॉर्शन यानी जबरिया वसूली के अपराध का गठन करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन का परिभाषा किस प्रकार से देती है और इसके फैक्टर्स को कैसे समझाती है। अब आ जाते हैं कि ये अपराध किस प्रकृति का होता है। ये अपराध निश्चय ही कॉग्निजेबल होता है यानी संज्ञेय होता है। दूसरा, नॉन बेलेबल होता है क्योंकि ये चोरी का ही रूप है, नॉन बेलेबल होता है। तीसरा, अक्षम्य होता है, इसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता, कंपाउंडेबल नहीं होता है। चौथा, ये किसी भी मजिस्ट्रेट के अदालत में विचारण करने योग्य होता है। इसके लिए जो सजा होती है वो 3 साल तक की होती है। जी हाँ, 3 साल तक की सजा हो सकती है, सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हुआ सेक्शन 384 के अंतर्गत इसकी प्रकृति और इसके लिए मिलने वाला दंड। अब इसके प्रकार पे आ जाते हैं। जैसे धारा 385 ठीक इसी परिभाषा को बताती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को साहसपूर्ण तरीके से किसी क्षति का भय दिखाकर कोई संपत्ति देने, कोई मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने या किसी कागज पर हस्ताक्षर और सील बंद करके उसे देने के लिए बेईमानीपूर्ण तरीके से बाध्य करता है, तो वो धारा 385 के अंतर्गत एक्सटॉर्शन यानी कि जबरिया वसूली का अपराध करता है। इसके लिए इसे 385 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट कोर्ट। लेकिन इसके बाद आते हैं 385 हो गई, अब आते हैं धारा 386 और 387, 386 एंड 387। इसमें दोस्तों ये गंभीरता को बताता है। इसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई अपराधी किसी अन्य व्यक्ति को उसे जान से मारने का भय दिखाकर यानी कि जान से मारने की धमकी देकर किसी संपत्ति को सौंपने, किसी मूल्यवान प्रतिभूति को सौंपने या किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके या किसी अन्य कागज पर हस्ताक्षर करके सील बंद करके बेईमानीपूर्ण तरीके से देने के लिए बाध्य कर देता है, तो यहाँ पर वो धारा 386 या धारा 387 के अंतर्गत जबरिया वसूली का अपराध करता है और इस अपराध के लिए उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ये जो 386 और 387 के अंतर्गत जो अपराध होता है वो ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट होता है, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है। याद रखिए दोस्तों, इसमें जो है जान से मारने का भय दिखाया जाता है, जैसे मैंने पहले ही उदाहरण दिया है ना।
क्या बोला जाता है, जैसे रॉबर्ट फोन करता है किशन लाल को, किशन लाल तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, 2 लाख रुपए लेके काली पहाड़ी के नीचे आ जा, वरना तेरे बेटे को क्या हो। अब किशन लाल घबरा जाता है, वो 2 लाख रुपए पैक करता है, तो इसको नहीं बताता, तुरंत काली पहाड़ी के पास पहुंच जाता है, 2 लाख देता है। कहानी के अनुसार या तो उसका बच्चा मिल जाता है या फिर वो फिर आगे बढ़ जाता है। अगर नहीं मिलता है तो मर्डर आगे बढ़ जाता है। मर्डर के बारे में बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम एक्सटॉर्शन देखते हैं। तो 386 और 387 भी आपको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं 388 और 389, 388 और 389। दोस्तों ये मामला बड़ा गंभीर होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो अपराधी होता है वो क्या करता है, सामने वाले जिसको वो लूटना चाहता है, सामने वाले व्यक्ति को वो किसी ऐसे अपराध में फंसाने का भय दिखाता है जिसकी सजा 10 साल या इससे ऊपर की हो सकती है, और ऐसा भय दिखाकर वो उसको कोई संपत्ति देने या कोई मूल्यवान प्रतिभू वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने या किसी कागज पर हस्ताक्षर करके उसे सील बंद करके खुद को सौंपने के लिए बाध्य करता है। तो ऐसे अपराध के लिए उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। और याद रखिए, अगर यदि कोई वो अपराधी किसी व्यक्ति को सेक्शन 377, हालांकि अब तो उसका निर्मूलन कर दिया गया है, 377 एबनॉर्मल सेक्स जो होती है ना, 376 में रेप है, लेकिन 377 में समलैंगिक वाला मामला आ जाता है। तो अगर 377 के अंतर्गत परिभाषित किसी अपराध को में फंसाने का भय दिखाकर यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए या कोई कागज पर हस्ताक्षर करके या उसे सील बंद करके, हस्ताक्षर और सील बंद करके उसे सौंपने के लिए, दोस्तों ये कागज पर हस्ताक्षर और सील बंद करके देने से मतलब है कि अगर वो कोरा कागज है तो उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है और सामने वाले व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है उसको मानने के लिए, यानी कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे संपत्ति को देने के लिए अगर बाध्य करता है तो धारा 388 और धारा 389 के अंतर्गत वो 10 साल तक की सजा का हकदार होता है, जुर्माना भी लग सकता है। यही नहीं, अगर धारा 377 के अंतर्गत वो फंसाने का भय दिखाता है तब उसे आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है मित्रों, आजीवन कारावास। और याद रखिए, अब ये जो अपराध है, किसी को ऐसे अपराध में फंसाने का भय दिखाकर जिसकी सजा 10 साल या उससे अधिक की हो सकती है, ऐसा अपराध का भय दिखाकर अगर जबरिया वसूली की जाती है तो ये संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक उदाहरण से समझ लीजिए। विंस्टन चर्चिल एक बहुत ही खूंखार डकैत है। ये मोहनदास को कहता है, बेटा मोहनदास, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर तुमने अपने मकान के कागजात मेरे हवाले नहीं किए और मकान को खाली करके नहीं चले गए तो तुम्हारे बेटे को ठोक दूंगा। अब यहां पे देखिए सारे कारक मिल गए, 386 और 387 के सारे कारक मिल गए, धारा 386 और 387 के। जान का भय दिखाकर किसको? मोहनदास के बेटे को, यानी मोहनदास जो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता है, कोई भी बाप अपने बेटे से प्यार करता है, तो मोहनदास के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर, यानी मोहनदास को जान का भय दिखाकर उसे अपना मकान के कागजात देने के लिए बाध्य करता है। मकान का कागजात क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, टाइटल डॉक्यूमेंट है, और मकान खाली करके जाने की बात करता है, यानी कि उस टाइटल जो है टाइटल डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे कब्जा करने की उसकी नियत है। बेईमानीपूर्ण आशय भी है उसका। अब वो इंटेंशनली ये करता है, ओकेशनली नहीं करता, एक्सीडेंटली नहीं करता है, वो इंटेंशनली करता है। अपराध करने का उसका आशय ही है,
यानी एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों में रिलेशन है। जी हाँ दोस्तों, तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे मोहनदास के खिलाफ एक्सटॉर्शन का अपराध करता है। इसी प्रकार विक्टोरिया है। विक्टोरिया नूपुर का एक बगीचा है, उस बगीचे में 2 एकड़ का बगीचा है, मान लो नूपुर शर्मा का 2 एकड़ का बगीचा है। अब उसमें उसने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। विक्टोरिया की नज़र उसके बगीचे पे है। विक्टोरिया चाहती है कि उसका 1/4 हिस्सा नूपुर उसको बेच दे, लेकिन नूपुर उसको नहीं बेचती। तो विक्टोरिया उसको धमकी देती है कि नूपुर, अगर तूने अपने बगीचे का 1/4 हिस्सा मुझे नहीं बेचा तो बेटा मैं पीटर, रॉबर्ट, थॉमस, पॉल, सेंट सबको भेजकर तेरा पूरा बगीचा नष्ट कर दूंगी, भ्रष्ट कर दूंगी। अब नूपुर, जो इसने मेहनत से बगीचा तैयार किया है, वो डर जाती है और उसने क्या करती है, फिर वो या तो पुलिस में जाएगी या 1/4 हिस्सा उसको दे देगी, बेच देगी, क्योंकि पूरा बगीचा उसको बचाना है। और विक्टोरिया एक गुंडी है। पीटर, रॉबर्ट, थॉमस, पॉल, सेंट ये सब उसके गुलाम हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि विक्टोरिया उसे क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर उससे जबरदस्ती 1/4 हिस्सा अपने नाम पे करवाना चाहती है। तो ये भी जबरिया वसूली का ही एक अपराध है दोस्तों, याद रखिए इस बात को। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्सटॉर्शन यानी कि जबरिया वसूली किस प्रकार से की जाती है, एक्सटॉर्शन के लिए क्या सजा हो सकती है। इस एपिसोड में एक्सटॉर्शन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चोरी, छिनैती और एक्सटॉर्शन के अब्बू रॉबरी और डकैती के बारे में। जी हाँ, रॉबरी और डकैती ये जो अपराध हैं ये चरम के अपराध हैं। चोरी शुरुआत की अपराध है, छिनैती उससे बड़ी है, एक्सटॉर्शन उससे बड़ा है, रॉबरी एक्सटॉर्शन से बड़ा है। रॉबरी और डकैती में थोड़ा सा अंतर है संख्या का। खैर, इसे अगले एपिसोड में हम भली भांति चर्चा और परिचर्चा का हिस्सा बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रॉबरी और डकैती क्या है, रॉबरी डकैती में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक्सटॉर्शन को देखिए, पढ़िए, समझिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए, लेकिन कमेंट्स जरूर करिए। कमेंट्स करेंगे तभी मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो चर्चा परिचर्चा आपके साथ कर रहा हूँ वो मेरे अलावा आपको भी समझ में आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।